हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आपके लिए राउल्स लॉ और रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से जो सॉल्यूट के मोलर मास के लिए डेरिवेशन था वो निकलवा दिया था। आई होप वो आपके लिए अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो हर टेम्परेचर पे और हर कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीटली आइडियल है ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर याद हो तो 11th क्लास में मैंने आपके लिए आइडियल और रियल गैस के बारे में भी पढ़ाया था, और वहाँ पे भी एक इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन, और हमने क्या देखा था कि जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं करती वो नॉन आइडियल यानी रियल गैस। याद है ना। तो वैसा का वैसा फंडा यहाँ पर है कि जो सॉल्यूशन राउल्स के लॉ को फॉलो करते हैं वो सॉल्यूशन आइडियल हैं, और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब राउल्स लॉ क्या है। PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, यही है ना राउल्स लॉ। भाई राउल्स लॉ में हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला था, इक्वेशन फर्स्ट में K की जगह पे P नॉट A रख दिया, तो ये जो चीज़ आई है यही राउल्स लॉ है ना। अब इस राउल्स लॉ में ये राउल्स लॉ किस लिए है, ये इक्वेशन किस लिए है। PA निकालने के लिए। PA यानी क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो राउल्ट अपने इस इक्वेशन की हेल्प से वेपर प्रेशर निकालते हैं सॉल्यूशन का। किस तरीके से वेपर प्रेशर निकालते हैं सॉल्यूशन का। P नॉट A यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इतना तो याद है ना आपको। तो राउल्ट अपने लॉ से और अपने इक्वेशन से PA यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों का इंटू करके। इन दोनों यानी P नॉट A और XA का। P नॉट A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो राउल्ट कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आपके लिए निकालना है तो आप उसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का इंटू कर दो तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जिन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकें हम, तो वो तो आइडियल सॉल्यूशन है। और जिन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हम इस इक्वेशन से नहीं निकाल पाए, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो ना करें, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बात समझ गए आप। बड़ा सिंपल फंडा है। राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले आइडियल, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाले नॉन आइडियल। राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिन सॉल्यूशंस का निकल जाए, जिन सॉल्यूशंस का निकल जाए से मतलब है सही निकल जाए, एग्जैक्ट निकल जाए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने ये कोई सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाली मैंने। पहले तो निकाली मैंने इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से कैसे निकाली, P नॉट A और XA का इंटू करा और वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने प्रैक्टिकली देखा कि इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है। तो प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर की वैल्यू और इक्वेशन से निकाली हुई वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर दोनों सेम आई, मतलब प्रैक्टिकली जितना वेपर प्रेशर निकला उतना ही वेपर प्रेशर इस इक्वेशन से भी निकला, तो अगर दोनों वैल्यू सेम आई इसका मतलब ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ गए आप। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके लिए PA इज इक्वल टू होता है P नॉट A XA। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between component of solution is equal to intermolecular force between प्योर कंपोनेंट। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन उन्हीं सॉल्यूशंस को बोल सकते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन प्योर कंपोनेंट के। तो ये वाली बात जो है इसको समझा रहा हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, और इन दोनों को मिला के मैं ए बी सोल्यूशन बना रहा हूं। ठीक, तो इस वाली बात को समझा रहा हूं मैं आपके लिए, ये वाले पॉइंट को, कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास एक कंटेनर में था ए, ठीक है, इसमें सिर्फ प्योरली ए पड़ा हुआ था और बहुत सारे ए के बीच में बॉन्ड थे, ए बॉन्ड बनाए हुए था ए के साथ ही। ठीक, इस कंटेनर में मैंने ले लिया है बी, और इस कंटेनर में बहुत सारे बी ही बी हैं और ये बी आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ए आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पे बी आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और मैंने इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन प्रिपेयर किया ए बी, और ए बी सोल्यूशन में ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक, बात समझ रहे हैं आप कि मैंने दो कंपोनेंट लिए, पहला कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी, और ए बी कंपोनेंट को मिला के मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया ए बी सोल्यूशन। ठीक है ना, अब पहले तो क्या था कि ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, और इधर क्या था, बी और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन जब मैंने इनको मिलाया तो मिलाने पे सॉल्यूशन जो बना उसमें सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बात को समझ गए आप? देखिए यहाँ पे प्योरली ए है, सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, बहुत सारे ए पड़े हुए हैं तो ए और ए आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे प्योरली बी है, सिर्फ और सिर्फ बी, बहुत सारे बी हैं तो बी और बी आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने ए बी को मिला दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे ए बी सोल्यूशन बन गया, यानी ए बॉन्ड बनाए हुए है बी के साथ। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हमसे ये बोलती है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये जो दो ए हैं, इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को मैं बोल रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब ए के जो दो मॉलिक्यूल हैं, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ए और ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए ए और बी के बीच में। बात समझ गए आप? कहने का मतलब है कि देखिए ए और ए के बीच में कोई फोर्स है जिसके वजह से ये आपस में बंधे हुए हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है जिसके वजह से वो आपस में बंधे हुए होते हैं, बाइंड होते हैं, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमसे आइडियल सॉल्यूशन में हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ए और ए आपस में बंधे हुए हैं, इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बी और बी आपस में बंधे हुए हैं और ए और बी आपस में बंधे हुए हैं। तो इन सब के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर ए बी आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि
इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होना चाहिए ए और बी के बीच में भी, ना ज़्यादा ना कम। बात समझ गए आप? ना ज़्यादा होगा और ना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब एक तरह से बॉन्ड। और बॉन्ड आपको पता है ये फोर्सेस को ही हम बॉन्ड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जितना लार्ज या जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इन दोनों के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ही इधर भी। तो ये आइडियल सोल्यूशन है। यही तो हमने लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन बनाया हमने, ए बी। तो ए बी सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी ए बी जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इक्वल टू होना चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट मतलब ये, यहाँ पे प्योरली सिर्फ और सिर्फ ए है, यहाँ पे प्योरली सिर्फ और सिर्फ बी है। तो आइडियल गैस का सेकंड पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन का, देखिए बार बार मुझसे आइडियल गैस इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं आइडियल गैस भी आपके लिए पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास, है ना, तो उसको माइंड ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हमसे यही बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है ए बी, इस कंपोनेंट ए बी के बीच में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स प्योर कंपोनेंट यानी ए और बी बी, इनके बीच में भी अगर इतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो उस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन बना है ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये वाली चीज़ समझ में आ गई आपको? इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या, ए बी के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल टू होना चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट, और ए और बी क्या है, प्योर कंपोनेंट। ये कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो 2 पॉइंट होगा, देखिए बड़ा आसान है आइडियल सॉल्यूशन, इतना टफ नहीं है। पहला पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन को अगर आइडियल होना है तो उसको राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना है हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे। ऐसे सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन है। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर होता है प्योर कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स के, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इतना नोट करो आप लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में डेल वी का मतलब क्या है, डेल यानी चेंज, वी यानी वॉल्यूम, मिक्सिंग यानी सॉल्यूशन को बनाते वक्त। सॉल्यूशन को बनाते वक्त हम किसको मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है ना, तो ये मिक्सिंग वर्ड उसके लिए यूज़ किया है। मतलब मिक्सिंग करते वक्त वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता। कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ए और बी को मिला के ए बी सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए लिया हुआ है 5 लीटर और बी लिया हुआ है 5 लीटर। तो मिक्स करने से पहले ए और बी को अभी मैंने मिक्स नहीं किया, मिक्स करने से पहले दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है बताइए, 10 लीटर। बात समझ रहे हैं ना? अभी ए अलग है, बी अलग है, अभी मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया। तो सोल्यूशन बनाने से पहले दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। और अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना दूं ए बी, और ए बी का भी वॉल्यूम 10 ही लीटर हो, मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले कंपोनेंट का जो टोटल वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम रहे सॉल्यूशन बनाने के बाद भी। ठीक, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल यानी चेंज, वी यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। डेल वी इक्वल टू 0 का मतलब है कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मिक्सिंग करने पर। ठीक है ना, डेल वी मतलब वॉल्यूम में चेंज मिक्सिंग करने पे, अगर होता तो ये 0 के बराबर नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो मैंने लिखी है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है भाई, ये तो सीधी बात है। आप समझ रहे होगे कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई 5-5 लीटर को मिलाएंगे तो 10 लीटर ही तो बनना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। अभी जब मैं आपके लिए नॉन आइडियल पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा
कि देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला पॉइंट अच्छे से समझा होगा। मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपके लिए कौन सा पॉइंट बताया था अभी, कि पहला तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, और दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि आप ए ले लिया प्लस बी ले लिया, और ए और बी को मिला के हम क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक, तो पहले क्या होगा बताइए, अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करके ए बी बनाना चाहता हूँ तो पहले ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे फिर ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, इस ए बी के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, इस ए बी के बीच में नया बॉन्ड बन गया, तो एक ए बी मॉलिक्यूल ये बन गया, एक ए बी मॉलिक्यूल ये बन गया। ठीक, अब मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या बताई थी आपके लिए, कि ए बी के बीच में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इस ए बी के बीच में और इस ए बी के बीच में, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए इनके बीच में भी। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन के लिए अभी इससे पहले जो सेकंड पॉइंट पढ़ा है उसमें हमने क्या लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इक्वल टू होना चाहिए प्योर कंपोनेंट के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। ये चीज़ हमने इससे पहले ही पढ़ ली है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल ना हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे मान लो कि ए और ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ए और बी के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम हो। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है अपन को, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, कंपैरिजन करने पे सॉल्यूशन के कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम हो तो क्या होगा। आइडियल सॉल्यूशन में तो ऐसा नहीं होता है, इक्वल होता है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम है तो क्या होगा। आप बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड किए हुए, बांधे हुए हैं। ए और ए मॉलिक्यूल को जो फोर्स आपस में यहाँ पे ये बांधे हुए है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पढ़ चुके हैं हम। ठीक, अब बी और बी को जो बांधे हुए हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ए और बी को जो बांधे हुए हैं वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगा दी आपके सामने कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा। अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को अच्छे से बांधेगा। जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल हैं और अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये इनको अच्छे से बांधेगा। अच्छे से बांधेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, पास पास। ये मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स इधर के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इधर के कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से बंधे हुए होंगे। अच्छी तरीके से बंधे हुए होंगे तो ये कैसे रहेंगे, पास पास। बोलो, रहेंगे कि नहीं। और यहाँ पे फोर्स मैं बोल रहा हूँ कम है, तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो उस कंडीशन में वो दोनों मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं होंगे। और अगर अच्छे से बंधे हुए नहीं होंगे तो कैसे होंगे, दूर दूर। देखो, अगर अच्छा ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो अच्छे से बंधे होंगे और पास पास होंगे। लेकिन अगर फोर्स दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में वो अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं होंगे और कैसे होंगे, दूर दूर। अच्छा, ए और बी इधर के कंपैरिजन में दूर दूर होंगे। अच्छा, दूर दूर होंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे ना इधर के कंपैरिजन में। देखो, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो मॉलिक्यूल पास पास, पास पास तो कम जगह घेर रहे हैं। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो दूर दूर तो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। तो जब ए और ए आपस में जुड़े थे और बी आपस में जुड़े थे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा था। ज़्यादा के वजह से ये पास पास थे और कम जगह घेर रहे थे। जब ये आपस में मिलके ए और बी में बदल गए तो ए और बी में बदलने पर इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया।
कम हो गया तो ये इधर के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर हो गए। अच्छा, दूर दूर हो गए तो ज़्यादा जगह घेरने लगे। जैसे मान लीजिए कि ये चौक के 3 टुकड़े हैं, अगर मैं इनको पास पास रखूं तो ये कम जगह घेर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा दूर दूर रख दूं इस तरीके से तो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। बात समझ गए ना आप? तो वॉल्यूम पास पास जब थे तो कम था, जब दूर दूर हो गए मॉलिक्यूल तो ज़्यादा हो गया। तो मिक्स करने पे वॉल्यूम वैसा का वैसा नहीं रहा, वॉल्यूम कैसा हो गया? ज़्यादा। कब? जब यहाँ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और यहाँ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर नहीं थे तब। लेकिन क्या ये चीज़ आइडियल सॉल्यूशन में होती है? नहीं, ये चीज़ किस में होती है? नॉन आइडियल में, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर होगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर होगा, मतलब दोनों तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर। तो जितने पास पास ये होंगे उतने ही पास पास ये होंगे, जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे। तो जब मैंने सॉल्यूशन बनाया नहीं था तब जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के बाद भी होगा। मतलब 5-5 लीटर पहले वॉल्यूम था, मतलब टोटल 10 लीटर था, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी 10 ही लीटर होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा या कम हो जाते तो यहाँ पे चेंज आ जाता कि नहीं? बताओ। मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम में चेंज आ जाता अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज आता तो। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन की सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया था कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें प्योर कंपोनेंट के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सॉल्यूशन के कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर होते हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर होंगे तो उस कंडीशन में जितनी जगह, जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे उतनी ही जगह, उतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करने वाले हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए? इस पॉइंट को नोट कीजिए। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। देखिए H का मतलब यहां पे है मेरा है एंथैल्पी से। एंथैल्पी के बारे में मैं आपको 11th में पढ़ा चुका हूँ। एंथैल्पी क्या होती है? एक तरीके से हम एनर्जी को ही बोल सकते हैं, एनर्जी का ये फॉर्म है एंथैल्पी, है ना। तो डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब इस बात का मतलब क्या है? डेल मतलब तो चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी में चेंज मिक्सिंग करने पे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। कब? अगर आप आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि A और A प्लस B और B को जब आप मिला के A और B बनाओगे, ये एक रिएक्शन हो रही है। अच्छा, केमिस्ट्री में 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। या तो एनर्जी लेती हैं या एनर्जी रिलीज करती हैं। भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे A और B को मिक्स कर रहा हूँ और रिएक्शन हो रही है, A और B बन रहा है, तो इसमें या तो एनर्जी आने वाली है या एनर्जी जाने वाली है, या तो एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो डेल्टा H होता है मिक्स करने पे, मिक्सिंग करने पे, उसकी वैल्यू ना तो निकलने वाली होती है और ना ही एब्जॉर्व करने वाली, मतलब 0 होती है। एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होता। अब इस पॉइंट को आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो मैं लिख रहा हूँ मैं समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ कि पहला पॉइंट डेफिनेशन तो यही बोलता है कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। लेकिन बाकी के ये जो बाद वाले 2 पॉइंट हैं, ये दोनों ही पॉइंट सेकेंड वाले पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले पे। ठीक है ना, कि प्योर कंपोनेंट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो इक्वल। इसी पॉइंट पे वॉल्यूम वाला पॉइंट भी डिपेंड कर रहा था और ये वाला भी डिपेंड कर रहा है। कैसे देखो बताओ ज़रा। A और A के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक तरह से बॉन्ड, ये बॉन्ड है A और A के बीच में। भाई फोर्सेस को ही तो बॉन्ड बोलते हैं ना हम, बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स। B और B के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या फोर्स है और A और B के बीच में है।
ये कैसे बना भाई? अगर मुझे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनवाना है तो पहले ए और ए के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये ए इस बी के साथ, ये ए इस बी के साथ, तो ये दो मॉलिक्यूल बन गए, ये दो बॉन्ड बन गए ए और बी के। तो अब आप मुझे बताएं ज़रा, केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि जब हम बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मुझे ए और ए के बीच में बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। वैसे के वैसे ही बी और बी के बीच में बॉन्ड तोड़ना है तो बी और बी के बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए भी यहाँ भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक। और हमें पता है कि इसका उल्टा, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। जैसे मुझे इसको, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने एनर्जी दी और बॉन्ड टूट गया। लेकिन जब मुझे बॉन्ड बनाना है यानी जोड़ना है, तो जब देखिए टूटने पे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जब बनाएंगे वापस से तो एनर्जी निकलेगी। उल्टा हो रहा है ना, तोड़ रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, तो बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। तो देखिए यहाँ ए और ए के बीच का बॉन्ड तोड़ा जा रहा है तो एनर्जी दी जा रही है। यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकल रही है। यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ से भी एनर्जी निकली। यहाँ भी ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ से भी एनर्जी निकली। अब अगर मैं बात करूँ आइडियल सोल्यूशन की, तो आइडियल सोल्यूशन में मैं ये वाली चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों कैसे हैं? सेम। मेरा मतलब क्या है कि यहाँ का ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और यहाँ का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो दोनों क्या हैं? बराबर। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही एनर्जी निकलेगी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बनने पे। बात समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल, सेम। इधर पे लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इधर पे लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों कैसे हैं? सेम है। तो जितनी एनर्जी यहाँ लगेगी उतनी ही एनर्जी यहाँ से निकलेगी। देखिए, जब एनर्जी लगती है तो थर्मोडायनेमिकली हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जब एनर्जी निकलती है तो थर्मोडायनेमिकली हम उसको लेते हैं नेगेटिव। याद है ना आपको, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, सिस्टम को अगर एनर्जी दी जा रही है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और सिस्टम से अगर एनर्जी निकल रही है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। याद करो थोड़ा बहुत। तो देखो, यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है तो पॉजिटिव, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है तो नेगेटिव। चलो मैं आपके लिए दूसरे तरीके से समझाता हूँ, समझना। जैसे मान लो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मैं +100 एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक। बी और बी के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं +100 एनर्जी दे रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बॉन्ड तोड़ने के लिए? +200, ठीक। अब इधर आ जाओ, मान लो कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड में से -100 एनर्जी निकल रही है। अच्छा, 100 ही क्यों निकल रही है? क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले बॉन्ड यानी इस वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इस वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई अंतर नहीं है। जितना तोड़ने में लगेगा उतना ही जुड़ने पे निकलेगा, क्योंकि दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हैं? एक जैसे। तो ये -100, इस वाले ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तो भी -100। तो टोटल कितना हो गया बताओ? दोनों बॉन्ड बनने पे कितना हो गया? -200, ठीक। तो देखो, यहाँ +200, यहाँ -200, बताओ टोटल एनर्जी रिलीज या गेन कितनी हो गई? 0। इसका मतलब ना तो एनर्जी लगी और ना ही एनर्जी निकली। और अगर ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये चीज़ तभी हो सकती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हो? बराबर हो। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बराबर होंगे तो ये सोल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल। तो ΔH मिक्सिंग अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो किस सोल्यूशन के लिए लिख रहा हूँगा? आइडियल सोल्यूशन के लिए। देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आइडियल सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, कंप्लीटली आइडियल सोल्यूशन। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आइडियल गैस के बारे में भी ये बोला था, इट इज़ अ इमेजिनरी गैस, ऐसी रियल में होती नहीं है,
ठीक है ना। वैसे के वैसे आइडियल सोल्यूशन भी एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एक इमेजिनरी सोल्यूशन है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो जो इसके बाद पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, वही रियल सोल्यूशन है, लेकिन हर सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, अप्रोच करने की कोशिश करता है आइडियल की तरफ या नॉन आइडियल की तरफ, ठीक। तो ये हो गया आइडियल का कौन सा पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट, इतना नोट करो आप। तो बात कर रहे हैं अगला नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो सिंपल सी बात है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे वो आइडियल सॉल्यूशंस थे, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं हम, सॉल्यूशंस विच आर नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। मतलब राउल्ट ने जो इक्वेशन दी है ये वाली इज नॉट फॉलोड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे थे, मतलब आप PA को इसकी हेल्प से निकाल सकते थे, इन दोनों का इनटू करके आप ये निकाल पाए तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर इन दोनों का इनटू करके आप ये नहीं निकाल पाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यही हमसे राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर इन दोनों का इनटू कर दो और जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर ना निकले तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर निकल आए मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन, ना निकले मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अपोजिट हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशंस के सारे पॉइंट अभी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़े हैं, तो अगर उनको ध्यान से पढ़ लिया तो नॉन आइडियल के तो जस्ट अपोजिट होने अपने आप आ जाएंगे सारे, समझ गए ना। उल्टा ही तो करते जाना है आपको बस, कि भाई वो फॉलो कर रहा था ये फॉलो नहीं कर रहा। अगला पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स और जो प्योर कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, ठीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि A और A के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स और B के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ये बराबर नहीं होगा A और B के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से। बात समझ में आ गई आपको। आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो हम क्या बोल रहे थे कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर, ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन में डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0 और वो राउल्ट लॉ को फॉलो भी करेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन था। लेकिन नॉन आइडियल में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ है उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, नॉन आइडियल। अब आप सोचो ज़रा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, तो ज़्यादा के वजह से ये कैसे होंगे, पास पास, और कम के वजह से ये कैसे होंगे, दूर दूर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो ये पास पास होंगे, यहाँ कम है तो ये दूर दूर होंगे। तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा, ये कम। तो इस कंडीशन में क्या डेल्टा V मिक्सिंग 0 आएगा, नहीं, ज़्यादा आएगा। अच्छा इसका उल्टा कर देते हैं, अगर यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है और यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर होगा तो ये ज़्यादा पास पास, और इधर के कंपैरिजन में इधर कम तो ये ज़्यादा दूर दूर। तो ये ज़्यादा दूर दूर थे तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, और ये ज़्यादा पास पास आ गए तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इनके कंपैरिजन में ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ना। मान लो कि भाई ये दोनों मिलके 5 लीटर कर रहे थे और ये दोनों मिलके 5 लीटर कर रहे थे, तो अब ये 5-5 लीटर क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये दूर दूर थे, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स था। ये यहाँ पे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया तो ये पास पास आ गए। मान लो ये 3 लीटर, ये 3 लीटर, तो कितना हो रहा है इधर वॉल्यूम, 6, इधर कितना था, 10। तो वॉल्यूम में चेंज आ गया ना, मिक्सिंग करने से पहले 10 था, मिक्सिंग करने के बाद 6 लीटर हो गया, ठीक। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा ना,
और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल नहीं होंगे, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा का ऐसा एंथैल्पी के साथ भी होगा कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी ये जो बॉन्ड है ये अलग अलग तरह के हैं, तो यहाँ बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी और यहाँ बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी निकलेगी वो भी अलग अलग होगी। देखो अगर एनर्जी ये बॉन्ड का टाइप यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो एक जैसे होते तो जितनी एनर्जी यहाँ लगती उतनी यहाँ से निकलती, है ना। तो उस कंडीशन में जितनी लगी उतनी निकली, तो उस कंडीशन में एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स अब इक्वल टू नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अलग लगेगी और यहाँ से अलग लगेगी, तो उस कंडीशन में एंथैल्पी में भी चेंज होने वाला है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आइडियल से जस्ट अपोजिट पॉइंट्स हो गए। वो राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाला था, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाला नहीं है। उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल थे तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल नहीं है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें इक्वल थे तो इन दोनों की वैल्यू जीरो थी, इसमें इक्वल नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई? इतना नोट करो। आगे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में पहला पॉइंट है सॉल्यूशंस विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपोनेंट लिया ए, ठीक, और एक कंपोनेंट लिया बी बॉन्ड बी, और इनको मिलाकर मैं बना रहा हूँ ए बी सॉल्यूशन। ठीक, अब आप समझेंगे ध्यान से कि जैसे अगर यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इक्वल हो तो वो आइडियल सोल्यूशन है, और इक्वल ना हो तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात हो रही है नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो जाहिर तौर पे ये चीज़ तो पहले ही हमें पता होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में यानी प्योर कंपोनेंट के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स और सॉल्यूशंस के कंपोनेंट के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, उसी के टाइप पढ़ना है ना हम। तो अब मान लो कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, दो कंडीशन बनती हैं। तो उन दो कंडीशन के वजह से ही दो टाइप बन जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम पॉजिटिव डेविएशन वाला। अब मैंने माना कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं कंपोनेंट्स में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उन सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है यानी ये, वो लेस देन है यानी कम है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो प्रेजेंट है प्योर कंपोनेंट में। मतलब यहाँ पे लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूशंस के कंपोनेंट में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन है प्योर कंपोनेंट के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के, यानी यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से आपस में बंधे हुए होंगे, ज़्यादा फोर्स है ना, तो ए आपस में अच्छी तरह से जुड़ा है, बी आपस में अच्छी तरीके से जुड़ा है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन है, कम मान लिया मैंने। अच्छा, कम है तो ये आपस में अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं होंगे, अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं होंगे तो कैसे होंगे, दूर दूर। ए और बी इधर के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से बंधे हुए नहीं है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है और ये अच्छे से बंधे हुए नहीं है तो कैसे होंगे, दूर दूर। दूर दूर होंगे तो आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूट के वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, ये पास पास है तो आसानी से टूट के वेपर में चेंज नहीं होंगे, जबकि ये इधर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो ये आसानी से टूट कर वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो बताइए ज़्यादा वेपर कब बनेगी, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो सॉल्यूशन ज़्यादा वेपर बनाएगा, सॉल्यूशन ज़्यादा वेपर बनाएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू राउल्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी। और अगर
हमारे सॉल्यूशन की वैल्यू राउल्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, solution which shows more value of Raoult more value of vapor pressure than expected value of Raoult's law, तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन। ठीक है ना। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूशन वाले कम हो इंटरमोलिकुलर फोर्स प्योर कंपोनेंट से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताइए आप, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहला टाइप है ऐसे सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन किनको बोलते हैं हम, जो राउल्ट की दी हुई वैल्यू से, राउल्ट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करें, मोर। ठीक, और मोर वेपर प्रेशर शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस के कंपोनेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो प्योर कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम हो। कम होगा, ये अच्छे से बंधे हुए नहीं होंगे, अच्छे से बंधे हुए नहीं होंगे तो सॉल्यूशन ज़्यादा वेपर बनाएगा। अच्छा बताइए, अच्छे से बंधे हुए नहीं है, दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो जाहिर सी बात है इनका वॉल्यूम इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। भाई दूर दूर हैं तो ज़्यादा जगह घेर रहे होंगे ना, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इनके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा बताइए, पॉजिटिव, यानी ज़्यादा। सॉल्यूशन बनाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, तो ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पास पास, पास पास होंगे तो कम वॉल्यूम, और मिलाने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, कम तो मॉलिक्यूल दूर दूर, मॉलिक्यूल दूर दूर तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। ठीक, ऐसे के ऐसे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे ज़्यादा, देने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे 100 देनी पड़ रही है, ठीक है, +100 +100, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो कम इंटरमोलिकुलर फोर्स जब बनेंगे, देखो तोड़ने में एनर्जी लग रही है और बनने में एनर्जी निकलेगी, मैं बता चुका हूँ आपको। तो बताइए एनर्जी निकलेगी, लेकिन निकलेगी कम। क्यों कम निकल रही है बताओ, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स तो कम एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा, लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। निकलने वाली एनर्जी के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव। मान लो यहाँ से -50 और यहाँ से भी -50। अच्छा बताओ, टोटल जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 तो आइडियल के लिए होता है, हम नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं, तो 0 तो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जाहिर सी बात है पॉजिटिव ज़्यादा लग ज़्यादा रही है और निकल कम रही है, +200 लग रही है, -100 निकल रही है, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, +100। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप में हम पहला पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू से मोर वैल्यू शो करें वेपर प्रेशर की, पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। इनमें सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स प्योर कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम होता है, कम होने के वजह से ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम पॉजिटिव। एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में ज़्यादा आती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, इतना नोट करो। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। तो बहुत आसान बात है कि देखिए, जो सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ को फॉलो करें, मतलब जो राउल्ट ने वैल्यू दी है एक्सपेक्टेड, उतनी ही वैल्यू शो करें सॉल्यूशन वेपर प्रेशर की, तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर ना करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू शो नहीं कर रहे राउल्ट की, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो ज़्यादा वैल्यू शो कर रहे होंगे या कम शो कर रहे होंगे।
अगर ज़्यादा वैल्यू शो कर रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो पढ़ लिए, और अगर कम वैल्यू शो कर रहे हैं, लेस वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो नेगेटिव डेविएशन। आसान है वैसे, अगर आपको ध्यान रखना है तो बहुत आसानी से आप रख सकते हो। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव डेविएशन में क्या आने वाली है, नेगेटिव। बाकी मैं समझा दूंगा कैसे, लेकिन अगर आप देखो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितनी आसान बात है। सारी चीज़ें राउल्ट्स लॉ पे टिकी हुई हैं। राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेड एक वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर फॉलो कर रहा है, उतनी ही वैल्यू शो कर रहा है सॉल्यूशन, तो आइडियल। अगर नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल। अब नहीं कर रहा है तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो उससे ज़्यादा कर रहा होगा या उससे कम। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है तो पॉजिटिव, एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेस वैल्यू शो कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस विच शो लेस वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ राउल्ट्स is called as solutions which show negative deviation। नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जैसे मैंने लिया ये प्योर कंपोनेंट A और दूसरा लिया मैंने प्योर कंपोनेंट B, और मैं इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना रहा हूँ AB, और AB सॉल्यूशन में कंपोनेंट है AB। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं इनकी वैल्यू मोर देन होगी, ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि प्रेजेंट है प्योर कंपोनेंट में, मतलब इनमें। मतलब इधर इस बार इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और इधर कम है। अब आप मुझे बताइए, सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल आपस में पास पास होंगे और अच्छे से जुड़े हुए होंगे। अच्छे से जुड़े हुए होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे और वेपर कम बनाएंगे इधर के कंपैरिजन में। बात समझ रहे हो आप कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से जुड़े हैं, और अच्छी तरीके से जुड़े हैं, आसानी से टूटेंगे नहीं, तो कम वेपर बनाएंगे। कम वेपर बनाएंगे तो राउल्ट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे वेपर की वैल्यू, वेपर देखिए कम वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो राउल्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम आएगा, यानी लेस आएगा। और अगर लेस आएगा तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। दो बातें और आती हैं इसमें कि अगर वैल्यू कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा, तो ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा, तो ये पास पास और ये पास पास, तो कम जगह ऑक्यूपाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। ये कम जगह ऑक्यूपाई करने वाले हैं, ये ज़्यादा। क्यों? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है इधर के कंपैरिजन में। सॉल्यूशन के कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर देन है प्योर कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पास पास होंगे मॉलिक्यूल, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और यहाँ पे दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो बताइए वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, बताओ क्या आ जाने वाला है, नेगेटिव। ठीक है ना। अब ऐसे के ऐसे अगर बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग की, अगला पॉइंट। ठीक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी मान लो मुझे देनी पड़ रही है +50 यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। अच्छा ज़्यादा है तो एनर्जी यहाँ से निकलेगी ज़्यादा, मान लो यहाँ से निकल रही है -100, यहाँ से निकल रही है -100। बता चुका हूँ आपको, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है और पॉजिटिव ली जाती है, जुड़ने पे एनर्जी निकलती है और नेगेटिव ली जाती है। तो बताओ ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर इस बार, तो ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, और इधर कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कम एनर्जी लग रही है। तो बताओ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है या नेगेटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। -V मतलब नेगेटिव। ठीक है। तो बहुत आसान फंडा है अगर आपको याद रखना है तो,
कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन। राउल्ट की एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, अगर उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को सोल्यूशन शो करे तो आइडियल, और ना करे तो नॉन आइडियल। ना करने में दो बातें होती हैं कि या तो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू शो करेगा या कम। अगर ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन वाला, और कम वैल्यू शो कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन वाला। अगर ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन वाला, और उस कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में लेस होगी, इससे पहले जो हमने पढ़ा है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू शो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू मोर होगी प्योर कंपोनेंट से, उस कंडीशन में ये दोनों भी क्या होंगे, नेगेटिव। इसीलिए तो हम इसको नेगेटिव डेविएशन वाला बोल रहे हैं, सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कम आ रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना नोट करो आप। तो आज हमने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, साथ ही हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप देखे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।